वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है आपका दैनिक लोकहित न्यूज़ सिल्लोड़ में। नाज़रीन, जैसा कि दैनिक लोकहित न्यूज़ का आप इंतज़ार करते हैं, आइए इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई है, एक नई खबर के साथ में आपके सामने फिर से मैं हाजिर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे, जैसा कि हुकूमत गरीब और गरीबी इस पर ही बात करती है और जब भी इलेक्शन आते हैं उस वक्त पार्टियों के लीडरों के जो स्पीचेस और भाषण होते हैं, गरीबी हटाओ, गरीबों का साथ दो। आइए 52 सालों में क्या हुआ है गरीबों के साथ में और कौन कौन सी सरकार आई और उसने किस तरह से खिलवाड़ किया, आइए आज उसकी जानकारी दैनिक लोकहित न्यूज़ के जरिए से आपके कानों के हवाले। गरीबी हटाओ से लेकर कोई भूखा नहीं सोएगा, 52 साल में बदले 12 पीएम। इंदिरा गांधी से मोदी तक सियासी मोहरा बना सिर्फ गरीब। इंदिरा गांधी से लेकर नरेंद्र मोदी तक 52 साल में 12 प्रधानमंत्री बदल गए, लेकिन गरीब सियासी मोहरा ही बनकर रह गया। आंकड़ों की बाजीगिरी में कभी गरीबी कम हो जाती है तो कभी बढ़ जाती है। यूएनडीपी के मुताबिक भारत में 16% से ज्यादा लोग अब भी गरीब हैं। साल था 1971। चुनावी सरगर्मी के बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। इंदिरा गांधी का यह स्लोगन इतना लोकप्रिय हुआ कि वो एक मजबूत प्रधानमंत्री बन गई। नारा क्या था? गरीबी हटाओ। बस इसी नारे को लेकर हर हुकूमत, हर पार्टी के लोग आगे बढ़ रहे हैं और गरीबों के साथ सिर्फ खिलवाड़ कर रहे हैं। साल 2023 में संसद में बजट पेश करते हुए मोदी सरकार के वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का एक ही लक्ष्य है, देश में कोई भी गरीब भूखा नहीं सोए। दरअसल इस स्लोगन के जरिए सरकार 80 करोड़ लोगों को एक साथ साधना चाहती थी। असल में गरीब और गरीबी ये जो वर्ड है, ये जो शब्द है, ये सिर्फ लोगों को इमोशनल करने के लिए ये हुकूमत के लीडर खेल रहे हैं, सिर्फ दो शब्दों को लेकर। तो गरीब जनता ने समझ जाना चाहिए कि ये गरीब और गरीबों का वर्ड क्यों यूज करते हैं। इंदिरा गांधी जी से लेकर नरेंद्र मोदी तक 52 साल के इस सियासी सफर में भारत को 12 प्रधानमंत्री मिले, लेकिन गरीबी और भूख का मुद्दा जैसा के वैसा ही है। सभी प्रधानमंत्रियों ने गरीबी हटाने के पुरजोर दावे किए, लेकिन देश में गरीबी कितना हटी ये आंकड़ों तक ही सीमित है। 2022 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक भूखमरी के मामलों में भारत दुनिया के 121 देशों में 107वें नंबर पर है। किसमें? भूखमरी के मामलों में। हालांकि आंकड़ों को सरकार ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। 2011 में भी हंगर इंडेक्स के दावों को सरकार ने खारिज कर दिया था। देश में चुनावी मुद्दा बन चुकी गरीबी बजट आने के बाद एक बार फिर सुर्खियों में है। पहले जानते हैं 1971 में गरीबी का आंकड़ा क्या था। 1971 में जनगणना के मुताबिक भारत में उस वक्त करीब 54 करोड़ आबादी थी, जिसमें से 57% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। देश में 66% लोग अनपढ़ थे। ग्रामीण से ज्यादा शहरी आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन गुजार रही थी। शहर की आबादी 1962 में चीन और 1965 में पाकिस्तान से युद्ध की वजह से अनाज की भारी कमी हो गई थी, जिससे कुपोषण का मामला भी बढ़ गया था। यानी भूख से मर रहे थे, कमजोर हो रहे और फिर मर रहे थे। अब गरीबी का आंकड़ा क्या है? साल 2020 में संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था यूएनडीपी ने एक रिपोर्ट जारी की थी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की कुल 135 करोड़ आबादी में से 22 करोड़ लोग अब भी गरीबी रेखा के नीचे हैं। दुनिया में गरीबों की संख्या मामले में भारत का स्थान सबसे ऊपर है। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में पिछले 20 साल में 40 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले, लेकिन कोरोना काल के बाद 2022 में आई ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI की सूची ने फिर से सरकार की टेंशन बढ़ा दी है।
भुखमरी मामले में भारत का स्थान 121 देशों में 107वें नंबर पर था। रिपोर्ट में कहा गया कि कोरोना के बाद 5 करोड़ 60 लाख भारतीय फिर से गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं। अब हम जानते हैं कि गरीब कौन है, किसकी नजर में गरीब कौन है। बुनियादी जरूरतों को अपनी कमाई से पूरा नहीं कर पाने वाले लोग ये गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। इसको लेकर दुनिया भर के अलग अलग देशों में अलग अलग मापदंड तैयार किए गए हैं। विश्व बैंक के मुताबिक रोजाना करीब 130 रुपए नहीं कमाने वाले लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने गरीबी का 4 पैमाने बताए हैं जिसे पूरा नहीं कर पाने वाले लोगों को गरीब माना गया है। उसमें से नंबर 1 है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता, नंबर 2 टेक्नोलॉजी तक पहुंच, नंबर 3 काम के अवसर, सैलरी और काम का ढंग, नंबर 4 सामाजिक सुरक्षा। अब उस पर भी बात करेंगे कि गरीबी कैसे बनता गया सियासी मुद्दा। राजनीति मुजधार में फंसी इंदिरा गांधी जी को गरीबों ने दी संजीवनी। 1970 आते आते इंदिरा गांधी के खिलाफ कांग्रेस के पुराने नेताओं ने मोर्चा खोल दिया था कि कामराज, मोरारजी देसाई जैसे नेताओं ने मिलकर अलग से कांग्रेस बना ली। 1971 के चुनावों में इंदिरा गांधी और कांग्रेस के पुराने नेताओं के बीच कांटे की लड़ाई चल रही थी। इसी बीच एक रैली में इंदिरा गांधी ने कहा, वे पुराने नेता कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूं गरीबी हटाओ। यह स्लोगन था इंदिरा गांधी जी का। इंदिरा गांधी जी का गरीबी हटाओ का स्लोगन काम कर गया और लोकसभा की 518 में से 352 सीटों पर इंदिरा कांग्रेस की जीत हुई। काले धन के खिलाफ मोरारजी सरकार ने किया था स्ट्राइक। 1977 में आपातकाल खत्म होने के बाद मोरारजी देसाई की सरकार बनी। देसाई ने काला धन खत्म करने के लिए नोटबंदी की और 1000, 5000 और 10,000 के नोट बंद करने के आदेश दिए, जो कि मोदी सरकार में भी हुआ। और आपको पता है कि कितना नुकसान और कितनी परेशानी जनता को गई और कितनी परेशान जनता हुई है और कितने लोग उस वजह से हलाक और बर्बाद भी हुए हैं। उसके बाद नोटबंदी का ज्यादा असर तो नहीं हुआ, लेकिन मोरारजी देसाई की सरकार जल्द ही गिर गई। मोरारजी के बाद चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने, लेकिन वे भी ज्यादा दिनों तक पद संभाल नहीं पाए। घुसखोरी को राजीव गांधी ने मुद्दा बनाया। फिर इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी को कांग्रेस और देश की बागडोर मिली। राजीव प्रधानमंत्री बनने के बाद कई क्रांतिकारी फैसले लिए, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रमुख था। राजीव ने घुसखोरी को बड़ा मुद्दा बनाया और कहा कि सरकार 100 रुपए भेजती तो आम लोगों के पास 19 रुपए ही पहुंचते हैं। राजीव गांधी का यह भाषण खूब लोकप्रिय हुआ और कई राज्यों में कांग्रेस को इसका फायदा भी मिला। मंडल कमंडल के बीच राव का उदारीकरण नीति। 1990 के शुरुआती दौर में भारत राजनीतिक स्थिरता से गुजर रहा था। 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस की सरकार बनी और नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बने। मंडल कमंडल के इस दौर में भारत का विदेशी खजाना पूरी तरह खाली होने के कगार पर था। राव ने मनमोहन सिंह को वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी। सिंह उदारीकरण की नीति लेकर आए, जिससे भारत आर्थिक कंगाल होने से बच गया। नरसिम्हा राव सरकार ने मिड डे मील जैसी योजना की शुरुआत की। इसमें प्राथमिक वर्ग के बच्चों को स्कूल में एक समय का भोजन दिया जाता था। अब जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की अंत्योदय योजना के बारे में। 1999 में सियासी उठापटक के बाद अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बने। गरीबी के आंकड़ों में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं आया था। अटल सरकार ने गरीबों को राहत देने के लिए अंत्योदय, अन्न, ग्रामोदय और रोजगार जैसी कई योजनाएं शुरू की। इन योजनाओं का धरातल पर जरूर कुछ प्रभाव दिखा, लेकिन गरीबों की संख्या में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। 1993 में भारत में जहां 45% लोग गरीब थे, वहीं 2004 में यह आंकड़ा 37% के पास पहुंच गया।
मनमोहन सिंह और मनरेगा। 2004 में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने के बाद मनमोहन सिंह को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। सिंह ने गरीबी हटाने के लिए मनरेगा योजना की शुरुआत की। इस स्कीम के तहत ग्रामीण लोगों को साल में 100 दिन का निश्चित रोजगार देने की बात कही गई। मनमोहन सरकार की यह योजना खूब लोकप्रिय हुई और 2009 में दोबारा चुनाव जीतने में भी मददगार साबित हुई। 2013 में मनमोहन सरकार फूड सिक्योरिटी कानून लाई। इसके तहत 80 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा के तहत कम दाम पर 5 किलो अनाज देने की घोषणा की गई। गरीब और गरीबी को मुद्दा बनाकर आई मोदी सरकार। आइए मोदी सरकार के ताल्लुक से बात कर लेते हैं। 2014 में बीजेपी गरीबी और महंगाई को मुद्दा बनाकर केंद्र की सत्ता में आई। 2014 के चुनावी रैलियों में पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी खुद को गरीब का बेटा बताते रहे और आज आप जानते हैं कि क्या हाल हो चुका है कि किस कगार पर जो है तो आज गरीब पहुंचा हुआ है। सत्ता में आने के बाद शुरुआती सालों में गरीबी हटाने के लिए कई दावे किए गए। मसलन 2022 तक सबको आवास और किसानों की दुगनी आय करने की घोषणा, लेकिन 2022 जाते जाते सरकार बैकफुट पर आ गई। सरकार ने अब फिर से 2030 तक गरीबी हटाने का लक्ष्य रखा है। छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और ओडिशा जैसे कई राज्यों में अब भी गरीबी सबसे ज्यादा है। जहां यह सिर्फ चुनावी मुद्दा बनता है, यह अमल में क्यों नहीं आता? हाल ही में गुजरात चुनाव के प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबी को मुद्दा बनाते हुए कहा था कि कांग्रेस ने सिर्फ नारा दिया, कांग्रेस अगर काम करती तो गरीबी कब का हट गई होती। तो अब बताएं कि इस तरह का जुमला नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं तो उनकी हुकूमत में कितनी गरीबी हटी है और गरीब कितने खुशहाल है। जिस वक्त नोटबंदी की गई उस वक्त गरीबों का क्या हाल हुआ, कितने लोग बैंकों के लाइन में खड़े होकर जान से भी गए। उस वक्त कहा गई गरीबी पर राजनीति करने में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। पार्टी के नेता आंकड़ों के हवाले से सरकार और योजनाओं पर लगातार सवाल उठाते रहे हैं। बजट आने के बाद राहुल गांधी ने मित्रों के लिए बजट बताया और कहा कि इससे सिर्फ 1% लोगों को फायदा होगा। तो नाज़रीन, आज की इस नई और ख़ास खबर में हमने गरीब और गरीबी और इसका फ़ायदा सरकार और लीडर पार्टी किस तरह से फ़ायदा उठाते हैं और जनता को इमोशनल करके सिर्फ अपना वोट हासिल करना चाहते और जब वो गद्दी पर हुकूमत की बैठ जाते हैं, हुकूमत की कुर्सी पर बैठ जाते हैं, हुकूमत की बागडोर संभालते हैं तो उसके बाद गरीबी उनके पास दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। और जो गरीबी के लिए रो रहे थे, तड़प रहे थे, परेशान हो रहे थे, तो वो उनका तड़पना, परेशान होना, फिक्रमंद होना दूर दूर तक उनके पास दिखाई नहीं देता है। तो पता ये चला कि ये जो लीडर होते हैं ये सिर्फ अपनी ही रोटियां सेकने के लिए स्पीचेस और भाषण देते हैं ताकि हम इमोशनल होकर इनको अच्छी तरह से वोट देकर इनको कुर्सी दिलवाए। नाज़रीन, जिन साथियों ने दैनिक लोकहित न्यूज़ सिल्लोड को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और अगली खबर का इंतजार करें। इसी के साथ रुखसती चाहूँगा। खुदा हाफिज़।